तो लास्ट लेक्चर में अपन ने मेनली एम्पियर्स लॉ को यूज करके स्ट्रेट वायर, सिलिंड्रिकल वायर, हॉलो वायर, इन सब की फील्ड कैलकुलेट करी थी। आज भी अपन एम्पियर्स लॉ को ही यूज करेंगे और उसको यूज करके अपन दो नए सिस्टम्स की फील्ड निकालेंगे, सोलेनॉइड और टोरॉइड। तो उसको अपन डिस्कस करेंगे और फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले अपन जानते हैं कि सोलेनॉइड होता क्या है, व्हाट इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है ना कि जनरली सिलिंड्रिकल कोर लेते हैं, हमारे कोर्स में मेनली सिलिंड्रिकल सोलेनॉइड है ना। तो एक सिलिंड्रिकल कोर लेते हैं, इस सिलिंड्रिकल कोर हॉलो कोर होता है ये, इसके अंदर कई बार मेटल रॉड भी डाल देते हैं, उससे क्या डिफरेंस आता है वो आगे सीखेंगे। इसके ऊपर क्या करते हैं ना, वो कॉपर वाइंडिंग्स लगा देते हैं, इसके ऊपर तार लगा देते हैं, बहुत पास पास लगे होते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा दूर दूर लगा रहा हूँ। ये वाइंडिंग से ऊपर से क्या होता है, अंदर आके घूम रही है, इसके ऊपर ऐसा कॉपर वाइंडिंग्स लगा देते हैं। और यहाँ से पीछे से गया तो डॉटेड लाइन से यहाँ से निकला, यहाँ से मान लो करंट एंटर होती है, यहाँ से करंट बाहर आएगी, तो इस हर टर्न में करंट ऐसे फ्लो होगी। So this is the basic structure of solenoid, इसको बोलते हैं solenoid. This is known as solenoid. अगर आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड सोचना चाहो तो देखो ये बहुत सारे सर्कुलर लूप्स का कॉम्बिनेशन है। क्या है ये? बहुत सारे सर्कुलर लूप का कॉम्बिनेशन है। अगर एक ऑब्जर्वर इसको इस तरफ से देखे, है ना, तो इस ऑब्जर्वर को हर लूप में करंट दिखेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसे दिखेगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो हर लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, तो इफेक्टिवली इधर की तरफ फील्ड दिखेगी। तो इधर आपको नॉर्थ पोल मतलब फील्ड उसका कुछ ऐसी दिखेगी, इधर की तरफ बाहर आती हुई टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, है ना। इसको भी अपन सीखेंगे, इसका फील्ड पैटर्न कैसा होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सोलेनॉइड कहलाता है। ठीक। सोलेनॉइड दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, और दूसरा होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड। तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होता है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग वर्ड का क्या मतलब है। तो अगर इस सोलेनॉइड का जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर लिख रहा हूँ, ये डायमीटर को मान लो डी और इसको मान लो लेंथ। अगर डायमीटर लेंथ से बहुत ही छोटा हुआ तो हम कहते हैं कि वो लॉन्ग सोलेनॉइड है। तो लॉन्ग सोलेनॉइड कहने का मतलब डायमीटर इज मच लेस देन लेंथ। मतलब अगर डायमीटर लेंथ से 5-6 गुना से ज्यादा छोटा हुआ तो फिर अपन कहते हैं कि वो क्या है, लॉन्ग सोलेनॉइड। अदरवाइज अगर दोनों कंपेरेबल साइज के हैं तो डायमीटर इज कंपेरेबल टू लेंथ, लेंथ के कंपेरेबल साइज का है तो हम उसे फाइनाइट सोलेनॉइड कह सकते हैं। अगर बहुत ही छोटा है तो हम कहते हैं कि वो इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड है। पहली बात तो ये। इसकी जो फील्ड कैलकुलेट की जाएगी ना, फाइनाइट लेंथ की फील्ड अपन डिराइव नहीं करेंगे, ये बायो सेवर्ट लॉ से आती है, बायो सेवर्ट लॉ से, बाय इंटीग्रेशन। तो अपन इसका सीधा फॉर्मूला लिख लेंगे, ये अपने सिलेबस में भी नहीं है, अपने सिलेबस में ना मेनली लॉन्ग सोलेनॉइड मेंशन है, बट फिर भी अपन सब जगह मिल जाता है तो अपन उसका फॉर्मूला सीख लेंगे। अपने कोर्स में स्ट्रिक्टली ये है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड या लॉन्ग सोलेनॉइड। इसकी फील्ड हम निकालेंगे एम्पियर्स लॉ से, एम्पियर्स लॉ से इजीली कैलकुलेट हो पाता है ना। तो इसकी फील्ड हम एम्पियर्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। ये इसकी बेसिक बेसिक कहानी है कि सोलेनॉइड क्या होता है। जब हॉलो कोर के ऊपर कॉपर वाइंडिंग को क्लोजली पैक किया जाता है, क्या होता है ये,
copper windings are closely packed on a hollow core. hollow core पे क्लोजली पैक किया जाता है ना। और एक्चुअली कॉपर वाइंडिंग ना इंसुलेटेड होती है। इंसुलेटेड कॉपर वाइंडिंग का मतलब, ध्यान से सोचना एक बात बेटा, अगर ये कॉपर बहुत ही पास पास बंधे हुए हैं तो करंट ऐसे क्यों, ऐसे भी तो जा सकती थी ना, सीधा यहाँ से एंटर होती है, वायर से होते हुए ऐसे निकल जाती है, ऐसे सीधा। ऐसे इसलिए नहीं जाती है क्योंकि इन सारे वायर्स के ऊपर ना इंसुलेटेड कोटिंग रहती है, तो करंट सिर्फ वायर में ही ऐसे ही जा सकती है, ऐसे घूम के ही जा सकती है, ऐसे करंट घूम के यहाँ से बाहर आती है, सीधा ऐसे करंट शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकती है ना। तो इंसुलेटेड कॉपर वाइंडिंग्स आर क्लोजली पैक्ड ऑन अ hollow core. So this system is known as solenoid. तो हम इन्हीं दोनों solenoids को एक एक करके सीखेंगे। पहले इसका फील्ड का वैल्यू क्या होगी ये सीखेंगे, फील्ड का पैटर्न क्या होगा ये सीखेंगे, है ना। जल्दी से इसको नोट कीजिए फिर आगे चलो। ये solenoid के बारे में बेसिक बात थी, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन सीखेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग solenoid। क्या सीखेंगे? इनफाइनाइटली लॉन्ग solenoid। मतलब इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डायमीटर, है ना। तो इसका जो फील्ड पैटर्न आता है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मान लो ये इसके ऊपर वाइंडिंग मैंने ऐसी बनाई, ये ऊपर वाला, ये अंदर, ये जो पार्ट मैं बाहर बना रहा हूँ, ये वाइंडिंग आपको बाहर से दिख रही है। वाइंडिंग का एक दूसरा पार्ट भी है जो घूम के पीछे गया है, वो आपको डायग्राम समझ आ रहा होगा। यहीं से इसको नीचे निकाल लेंगे और यहाँ से ये पीछे से डॉटेड लाइन से होता हुआ यहाँ आया। ठीक है, तो मान लो करंट इधर से गई, करंट इधर से घूम के आएगी, करंट यहाँ से बाहर आ जाएगी। तो इसका जो फील्ड पैटर्न होता है ना, फील्ड पैटर्न, तो कहते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। अंदर अंदर सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, और एंड्स पे आके ना ये फील्ड लाइन स्लाइटली डाइवर्ज होती है। एंड्स पे आके ये फील्ड लाइन ऐसा स्लाइटली डाइवर्ज होती है। ठीक, इसका एक और व्यू बनाते हैं कई बार, क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाते हैं इसका, वो कैसा होता है देखना। क्या किया ना, सोलेनॉइड को लेंथ के लॉन्ग काट दिया। क्या किया, सोलेनॉइड को लेंथ के लॉन्ग काट दिया। मतलब ऐसे, है ना, ऐसे जो पाइप थी ना, आधी पाइप काट दी बीच बीच से। तो आपको ना ये पीछे से ऐसे वायर तो जाते दिखेंगे, वो पीछे का पार्ट में नहीं बना रहा। आपको जो कटिंग दिखेगी ना, है ना, मतलब क्या किया इसको कि यहाँ से और यहाँ से ये क्रॉस सेक्शन, आपको तार की थिकनेस वाला पार्ट दिख रहा है। तो इसमें करंट देखो ध्यान से, यहाँ से करंट बाहर आ रही है, इन सारे पॉइंट्स को बना रहा हूं मैं, यहाँ से करंट बाहर आ रही है। तो ये इन सारे पॉइंट्स का डायग्राम, करंट यहाँ से देखिए, ये डायग्राम एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, इसलिए मैं बना रहा हूँ, कई बार काम आ जाता है। यहाँ से करंट अंदर जा रही है, अंदर की तरफ, यहाँ से करंट अंदर जा रही है। ये इसका दूसरा व्यू है। और इसके अंदर जो फील्ड लाइंस है वो कैसी हैं, एक तरह से यूनिफॉर्म।
और एंड्स पे जाके थोड़ी सी डाइवर्ज हो गई। वो एंड्स पे यूनिफॉर्म नहीं रह जाती, एंड पे पूछते भी बहुत कम है, एंड पे ये फील लाइन हल्की सी डाइवर्ज होती है। तो कहते हैं कि इसके इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। और उसकी वैल्यू आती है, मैं पहले वैल्यू बता देता हूँ फिर प्रूव करूंगा। म्यू नॉट एन आई कितनी आती है? म्यू नॉट एन आई। इसके एंड्स पे जो फील्ड होती है वो होती है इनसाइड की फील्ड बाई 2, मतलब म्यू नॉट एन आई बाई 2। और इसके आउटसाइड रीजन में अपन फील्ड को जीरो मानते हैं, सोलेनोइड के बाहर कोई फील्ड नहीं होती है। मतलब अगर यहाँ पूछे यहाँ फील्ड कितनी होगी? जीरो। यहाँ पूछे यहाँ फील्ड कितनी होगी? जीरो। ये फील्ड लाइंस जो है ना, ये फील्ड लाइन यहाँ से एंटर हुई, ये इंफिनिटी पे जाके कंप्लीट होंगे, ऐसे घूम के आएगी। तो इसके जस्ट बाहर के रीजन में फील्ड क्या होती है? जीरो। इनसाइड फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई, आउट एंड्स पे फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई बाई 2, आउटसाइड फील्ड होती है जीरो। और ये जो n है ना, n इज कॉल्ड टर्न डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो स्मॉल n होता है टर्न डेंसिटी, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड अपॉन टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, सो इट इज अ सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इट इज अ सोर्स ऑफ uniform magnetic field in a cylindrical region, in a cylindrical region। कल को कभी आपसे कहा जाए ना कि सिलेंड्रिकल रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो कहाँ से लाए होंगे? सोलेनॉइड से। आप सोच के देखो कि यहाँ से देखेंगे तो एक सिलेंडर दिखेगा जिसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एक्सिस के पैरेलल। So it is a source of uniform magnetic field in a cylindrical region along its axis, along its axis। ये बेसिक सी थ्योरी है इस सोलेनॉइड के बारे में। और पर यही जो इसके अंदर वाली फील्ड है ना, म्यू नॉट एन आई, इसको प्रूफ करेंगे यूजिंग एम्पियर्स लॉ कि कैसे लेके आए इसको। ये अपनी बेसिक सी थ्योरी है जो अपने को याद रखना है कि सोलेनॉइड में अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, उसकी लेंथ n है, तो टर्न डेंसिटी को लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई। पहली बात। दूसरी बात, अपन कहते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म है, क्योंकि बहुत लॉन्ग सोलेनॉइड है तो फील्ड लाइन इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी बाहर, और बाहर फील्ड क्या होती है? जीरो। एंड से फील्ड लाइन बाहर आती है तो ऑब्वियस सी बात है एंड्स के पास जो है वो फील्ड लाइन अंदर से थोड़ी सी कम रहती है। फिर फील्ड लाइन दूर दूर हो गई ना, फील्ड लाइन का दूर दूर होना मतलब फील्ड का कम होना। मैंने एक छोटी सी गलती करी है डायग्राम में, यहाँ से एंटर हो रही है ना फील्ड लाइन, और यहाँ से बाहर निकल। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछिए। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका प्रूफ एम्पियर्स लॉ से। ध्यान से देखिए, मैं सोलेनॉइड का वही वाला व्यू बना रहा हूँ जो बाद में बनाया था। अंदर फील्ड प्रूफ कर सकते हैं इससे, जो म्यू नॉट एन आई था ना वो प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ से फील्ड बाहर आ रही थी, और यहाँ से फील्ड लाइंस अंदर जा रही थी। फील्ड लाइंस नहीं, मतलब करंट अंदर जा रही थी, सब करंट है। मैं एक काम करता हूँ, और मुझे थ्योरेटिकली ये पता है कि इसकी फील्ड जो होती है वो इस तरफ होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। बाहर फील्ड जीरो होती है। तो मैं इसके अंदर एक एम्पेरियन लूप मानता हूँ ऐसा,
एक ऐसा एम्पेरियन लूप मान रहा हूं, ये एम्पेरियन लूप है रेक्टेंगुलर, और इस पे हम ऐसे घूम रहे हैं एम्पेरियन लूप में क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ध्यान से देखना है ना। इस एम्पेरियन लूप के अगर मैं साइड्स के नाम दूं कॉर्नर के, तो इसको नाम मैं चलो ए बी सी डी दे देता हूं। ठीक, तो इसका जो साइड ए बी है इस लूप का, उस ए बी साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेंथ के पैरेलल है। जो बी सी साइड है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। जो सी डी साइड है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और जो डी ए साइड है इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर। इस लूप की लेंथ मान लेते हैं कुछ स्मॉल है, और वैसे विड्थ की जरूरत नहीं है, उतने से ही काम हो जाएगा। तो इसको चलो कुछ बी मान लेता हूँ या कुछ एच मान लेता हूँ, है ना। तो देखो ध्यान से, मैं इस पूरे लूप पे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ऑन दिस कंप्लीट लूप ए बी सी डी ए। ये पूरा लूप है ए बी सी डी ए पे, इस पे बी डॉट डी एल, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल ऑन ए बी साइड प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल ऑन ए बी के बाद क्या है, बी सी, प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ये लूप वाला साइन हटाना है यहाँ से, कि लूप इंटीग्रेशन तो सबका सम है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल सी डी प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल डी ए, इन चारों का सम। और आप अगर ध्यान से देखिए तो ये टर्म जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि बीसी पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, डीएल वर्टिकल में है, फील्ड हॉरिजॉन्टल में। ये भी टर्म जीरो है, क्यों, क्योंकि इस पे तो पूरी की पूरी फील्ड ही जीरो है, और ये टर्म भी जीरो है, वापस यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये सॉल्व होके सिर्फ क्या बच रहा है, इज इक्वल टू बी डॉट डी एल ऑन ए बी। और बी डॉट डी एल ऑन ए बी को तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक बी कांस्टेंट है और इसकी लेंथ कितनी है, एल। तो ये बी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, और उनके बीच का एंगल भी कांस्टेंट, तो इसको आप सिंपल बी इंटू एल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, बी इंटू एल। अगर मैं अंदर की फील्ड बी मानूं तो आप लिखोगे, इसको मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, बी इनसाइड इंटू एल, है ना, क्योंकि हर जगह बी और डी एल पैरेलल है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू। जब देखो इस लूप के अंदर कितनी करंट इंक्लोज है बेटा, अगर एन है टर्न डेंसिटी, एन क्या है, टर्न डेंसिटी, और मान लो इसके अंदर से कितने टर्न्स जा रहे हैं, तो एल लेंथ है, तो एल लेंथ के अंदर से जो टर्न्स का नंबर होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल इज इक्वल टू टर्न डेंसिटी इंटू एल। यही तो मतलब होता है भाई, टर्न डेंसिटी इज टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैं पूछूं एल लेंथ से कितने टर्न होंगे, तो एन इंटू एल, और हर टर्न से आई करंट जा रही है। देखो ये हर करंट आई के बराबर है, क्योंकि वही करंट घूम के निकली है ना। तो आई इंक्लोज की जगह में लिखूंगा एन into L. This is number of turns enclosed by the loop into current in each turn. ये क्या लिखा मैंने, B dot dl को मैंने फाइनली सॉल्व करके लिखा B inside into L is equal to mu naught N L I, where N is turn density, L is length of the loop. तो ये N into L क्या दे रहा है, कितने टर्न्स हैं, and I is the current in each turn। देखो बेटा L से L कैंसिल हो गया, और इनसाइड फील्ड प्रूफ हो गई mu naught N, जो अपने को प्रूफ करना था अपना काम। कि साइड जो फील्ड होती है वो म्यू नॉट एन आई होती है। देखो ध्यान से, ये रेडियस या डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड पे डिपेंड नहीं करते, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस और डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, सोलेनॉइड से फ्लो होने वाली करंट पे और सोलेनॉइड की टर्न डेंसिटी। सो दिस इज द फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। जल्दी से इसको नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है,
तो ये अपने सोलेनॉइड की फील्ड थी, इनफाइनाइट या लॉन्ग सोलेनॉइड की। दूसरा है फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड। इसका सीधा फॉर्मूला सीखेंगे, इसको प्रूफ नहीं कर रहे। फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, इसकी सिर्फ एक्सिस पे फील्ड निकालते हैं एट एक्सियल पॉइंट, सिर्फ इसके एक्सियल पॉइंट पे ही फील्ड निकालते हैं और कहीं नहीं निकाल सकते। तो ध्यान से देखिए, ये फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड है, मैं सिर्फ उसका सिलिंड्रिकल पार्ट बना रहा हूँ, ये उसकी एक्सिस है। बहुत ध्यान से सुनना। मान लो आपको इस पॉइंट पे फील्ड बनानी है, तो क्या करते हैं बेटा, इसको ना सबसे पहले सोलेनॉइड के दोनों एंड से मिला देते हैं और फिर एंगल मार्क करते हैं। एंगल मार्क करने में ध्यान रखना है कि दोनों एंगल सेम साइड से सेम सेंस में लेते हैं। इस एंगल को θ1 ले रहा हूं, तो ये एंगल θ2, एक एंगल θ1, एक एंगल θ2। ठीक है, दोनों एंगल सेम साइड से सेम सेंस में। अगर आप इधर से लोगे तो भी ले सकते हो, बट इधर से ये θ1 होगा, फिर ये θ2। दोनों एंगल सेम साइड से लेंगे, पॉइंट के सेम तरफ से सेम सेंस में भी लेंगे, θ1 θ2। यही गलती होती है, ध्यान रखना। कई बार अपन क्या करते हैं, इसको θ1 मान लेते हैं, इसको θ2 मान लेते हैं। नहीं मानना है, आपको ये एंगल की वैल्यूज दी होंगी, तो आपको अगर एक तरफ से इसको θ1 मान रहे हो तो उसी तरफ वाले से इधर θ2 मानोगे, और अगर इसको θ1 मान रहे हो तो इसको θ2 मानोगे। बाकी तो फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो इसका b जो एक्सिस एक्सियल पॉइंट पे होता है अंदर, वो होता है म्यू नॉट ni/2 cos θ1 minus cos θ2. This is magnetic field inside a long solenoid, mu naught, sorry, finite length solenoid, mu naught ni/2 cos θ1 by cos θ2. अब अगर सोच के देखिए, ये बहुत ही लंबा होता है ना, तो θ1 टेंडिंग टू 0 होता और θ2 टेंडिंग टू 180 डिग्री होता। आप लिखोगे फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड, अगर इसी फॉर्मूले को मैं लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए लिखूं, तो आपको θ1, ये मान लो बहुत दूर चला गया इधर, तो θ1 0 डिग्री हो गया, और राइट साइड भी बहुत दूर चला गया, तो θ2 180 हो गया। अब रखो फॉर्मूला वैल्यू, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni/2 cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। cos 180 माइनस 1 होता है, 1 और 1 2 हो गया, देखो कितना बन गया, म्यू नॉट है। तो इनफाइनाइट का फॉर्मूला भी इसकी हेल्प से ला सकते हैं। इट इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ फील्ड इनसाइड अ फाइनाइट सोलेनॉइड। ये सब सोलेनॉइड के अंदर की फील्ड का फॉर्मूला है। इससे ना अपन लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर भी फील्ड निकाल, सॉरी एंड्स पे भी फील्ड निकाल सकते हैं। देखना, फॉर फील्ड नियर एंड्स ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड के एंड्स के पास फील्ड। यहाँ मेथड क्या था, ये रहा अपना एक्सेस, इसको सोलेनॉइड के दोनों एंड से मिलाओ, तो इसको यहां से मिलाया और इसको यहां से मिलाया, दोनों तरीके से मिला दिया। फिर एंगल मार्क करो, तो आप अगर ध्यान से देखो, तो अगर आप इस तरफ से मार्क करो, इस तरफ से, तो मान लो ये θ1 है और ये θ2। तो फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड θ1 इज टेंडिंग टू 0। ये बहुत ही लंबा चला जाए, बहुत ही दूर, तो θ1 क्या हो जाएगा, 0। और θ1 तो 90 डिग्री है, क्यों 90 के एंड पे पहुंच गए, तो फॉर्मूला वैल्यू रख दो। तो बी एंड्स के पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट ni/2 cos θ1 मतलब cos 0 minus cos θ2 cos 90। सो इट इज म्यू नॉट ni/2। अपने को तो ये याद रखना है, बस मैंने आपको इसकी हेल्प से डिराइव करके बता दिया। इसके एंड्स के पास फील्ड क्या आएगी, म्यू नॉट ni cos θ/2। तो ये एक फाइनाइट सोलेनॉइड की फील्ड है, जैसे मैं आपको न्यूमेरिकल लेके बता रहा हूँ। मान लो आपको एक फाइनाइट सोलेनॉइड दे दिया है, यहाँ पे पॉइंट है P,
और आपको एंगल्स मार्क किए हुए हैं। ये एंगल मान लो आपको 30 डिग्री दिया है और ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया है और अपने को एन और आई पता है, तो आपसे कहते हैं फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो आप क्या कहोगे कि पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। सॉल्यूशन B at point P is equal to mu naught Ni by 2 cos theta 1 minus cos theta 2। अब बचता बेटा थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू। अगर मैं लेफ्ट साइड से लूं तो एक एंगल ये बचा 60, तो दूसरा अपना थीटा 2 ये होगा और ये एंगल मार्क करेंगे हम, ये आएगा 150। तो अब रखेंगे वैल्यू म्यू नॉट Ni by 2 cos थीटा 1 मतलब cos 60 माइनस cos 150, कितना आ गया म्यू नॉट Ni by 2 cos 60 is 1 by 2 and cos 50 minus root 3 by 2। तो यहाँ से ध्यान से देखिए वो 2 बाहर आ गया तो कितना बच गया म्यू नॉट Ni by 4 इंटू रूट 3 प्लस। ये एंगल वाली गलती होती है, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, दोनों एंगल सेम साइड से लेते हैं सेम सेंस में। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ थीटा 1 and theta 2 are taken from same side and in the same sense। सेम साइड से और सेम सेंस में लिए जाते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। फिर ना कई बार इसका ग्राफ पूछ लेते हैं, तो मैं जो अप्रोक्सीमेट रफ ग्राफ आता है वो बता दे रहा हूँ इसकी फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का इनका ग्राफ कैसा आता है। तो जो लॉन्ग सॉलिनॉइड है ना, इसका तो अपन ने क्या सीखा कि अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होती है और एंड के पास आकर के जो फील्ड होती है वो अचानक से आधी हो जाती है। बाहर की तो बात ही नहीं करते, वैसे तो जीरो होती है। ये फील्ड कितनी थी म्यू नॉट एन आई, और ये फील्ड कितनी थी म्यू नॉट एन आई बाय 2। ये लेंथ है प्लस एल बाय 2, आगे सॉरी प्लस एल बाय 2 यहाँ नहीं, ये लेंथ यहाँ पे है प्लस एल बाय 2। यहाँ जस्ट एंड के पास फील्ड अचानक से चेंज होती है और ये फील्ड लेंथ है माइनस एल बाय 2। अप्रोक्सीमेटली ऐसा ग्राफ आता है, अंदर यूनिफॉर्म फील्ड और एंड के पास फील्ड आधी हो जाती है। फाइनाइट सोलेनॉइड की बात करें तो फाइनाइट सोलेनॉइड के अंदर जो मैक्सिमम फील्ड मिलती है एक्सिस पे, उससे फील्ड कंटिन्यूअसली कम होती है। बिल्कुल सेंटर पे सबसे ज्यादा फील्ड होती है, उसकी वैल्यू बता रहा हूँ, कंटिन्यूअसली कम होती है और कम होते होते बाहर जो है वो टेंडिंग टू जीरो से जाएगी। बिल्कुल जीरो तो होगी नहीं, बट ठीक है, मतलब कहते हैं कि लूप बहुत दूर कंप्लीट होता है तो टेंडिंग टू जीरो होती है। ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे इसकी फील्ड मैक्सिमम है and this value is mu naught Ni cos theta, mu naught Ni cos theta। ये कब मिल रही है ध्यान से देखना। मान लो मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट सोलेनॉइड के ठीक बीच में, यहाँ, ठीक, और तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक मिड पॉइंट है, तो यहाँ फील्ड सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ जो फील्ड की वैल्यू आएगी ना, वो क्या आएगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni by 2 cos थीटा प्लस
माइनस कॉस 180 माइनस थीटा, कितनी आएगी कॉस थीटा माइनस कॉस 180 माइनस थीटा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई कॉस थीटा। सोच के देखिए ये कॉस थीटा है ना, थीटा इक्वल टू 0 पे, जब थीटा 0 हो जाएगा तो लॉन्ग सॉलिनॉइड है, तब तो ये 1 होगा, नहीं तो ये हमेशा 1 से कम होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो वैल्यू होती है ना फाइनाइट के अंदर, इट इज ऑलवेज लेस देन म्यू नॉट एन। द फील्ड इनसाइड अ फाइनाइट सॉलिनॉइड इज ऑलवेज लेस देन इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिनॉइड, क्योंकि वो जो कॉस थीटा है, अगर थीटा नॉन जीरो है, अगर थीटा जीरो नहीं है, थीटा जीरो से ज्यादा है, तो वो हमेशा ही वो फील्ड की वैल्यू जो आएगी वो एन आई से छोटी आएगी, वो कॉस थीटा की वैल्यू 1 से कम आएगी। और अगर फील्ड का पैटर्न देखोगे ना फाइनाइट सॉलिनॉइड का, तो मान लो करंट के लिए लूप ऐसे बना रखे हैं इसके ऊपर, करंट यहां से एंटर हुई, ऐसे घूमते हुए यहाँ से बाहर आए। तो देखो इसकी फील्ड निकालने का ना एक मेथड भी होता है फील्ड की डायरेक्शन निकालने का, वो आप राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हो। कि आप अगर सोच के देखो तो इस हर ब्रांच में करंट बाहर आ रही है, तो इस सोलिनॉइड में करंट के लॉन्ग अपने फिंगर्स को कर्ल करो राइट हैंड थंब रूल से ही, है ना, राइट हैंड थंब रूल से करंट जैसे फ्लो हो रही है, करंट जैसे फ्लो हो रही है वैसे अपने फिंगर्स को कर्ल करो, तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बिल्कुल जैसे लूप में निकालते थे वैसे ही निकाल सकते, सारे लूप ही तो नेट फील्ड इस तरफ आएगी। तो इसका ना जो फील्ड पैटर्न होता है वो एक्चुअली एक बार मैग्नेट से रिजेंबल करता है। इट्स फील्ड पैटर्न resembles the field pattern of a bar magnet, और इफेक्टिवली इधर नॉर्थ पोल होता है और इफेक्टिवली इधर साउथ पोल होता है। आगे अपन सीखेंगे भी कि एक जो करंट कैरिंग कॉइल या लूप होती है इट बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल, मैंने आपको एक बार हल्का सा हिंट भी दिया। तो इधर इसका नॉर्थ पोल होता है, इधर इसका साउथ पोल, ऐसे अपन इसके नॉर्थ साउथ पोल भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर फील्ड अपने को पता है तो भाई बार मैग्नेट की फील्ड कैसी होती है, अगर आप सोचें तो बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती होती है और साउथ पोल पे एंटर होती है, मतलब नॉर्थ पोल से फील्ड बाहर जाएगी और साउथ पोल पे फील्ड लाइन एंटर आएगी बाहर, और अंदर ये लूप कंप्लीट होता है। ऐसा, तो इसकी फील्ड भी इसको रिजेंबल करती है, तो इट इज इफेक्टिवली नॉर्थ पोल इस तरफ और साउथ पोल इस तरफ, तो ऐसे इसकी फील्ड बार मैग्नेट की फील्ड से रिजेंबल करती है। आगे अपन इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट करेंगे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने सोलेनॉइड की बेसिक बेसिक सी कहानी थी, जल्दी से नोट कीजिए। तो ये सोलेनॉइड की फील्ड थी। अगली है टोरॉइड। टोरॉइड टोरॉइड क्या होता है, तो आप ऐसा मान लो ये जो लॉन्ग सोलेनॉइड था ना, जो एक पाइप थी, उसके दोनों एंड्स को मिला दो, उसके दोनों एंड्स को मिला दो, तो जो पाइप के जैसा आपके पास लॉन्ग सोलेनॉइड था, अगर मैं उसके दोनों एंड्स को मिला दूं तो बेटा जो फील्ड लाइन बाहर जा रही थी वो अब बाहर नहीं जाएगी, वो उसी पाइप के अंदर एक तरीके से ट्रैप हो जाएगी। तो ये टोरॉइड है, इसके अंदर भी लूप ऐसे ही लगे हुए हैं। जैसे इसके अंदर लूप लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके अंदर फील कैसी होती है, तो बिल्कुल जैसे सोलेनॉइड मान लो क्या होता, सोलेनॉइड अगर बनाते हैं पाइप तो इसके अंदर ऐसे ही यूनिफॉर्म फील इसके अंदर जाती है, इसके अंदर पैरेलल लाइन एक्सिस के पैरेलल, तो इसके अंदर फील ऐसी होती है एक्सिस के पैरेलल, इसकी एक्सिस ही घूम रही है तो इसकी फील लाइन भी घूमती रहती है।
सारी फील्ड लाइंस के अंदर ही क्लोज होती है। तो टोरॉइड की फील्ड जो होती है वो उसके कोर में उसके एक्सिस के पैरेलल होती है। इस रीजन में फील्ड जीरो होती है, इस रीजन में फील्ड जीरो होती है। सिर्फ फील्ड कहाँ होती है? इसके अंदर, जहां जहां सॉलिड टोरॉइड के अंदर वाइंडिंग है, जो कोर मटेरियल है, सिर्फ उसके अंदर फील्ड होती है और कहीं फील्ड नहीं होती। और बेटा अपन ने क्या किया है? सोलेनॉइड को ही तो बेंड किया है। आप इसको भी एम्पियर्स लॉ से निकाल सकते हो कट करके, बट वही वैसे ही प्रूफ बिल्कुल आएगा। तो इसकी फील्ड भी वही आती है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। क्या आती है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बट इसमें n कई बार ऐसे नहीं दिया होता। देखो क्या दिया होता है, n को मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। तो इसकी लेंथ को ना कई बार लिखते हैं 2 पाई आर एम। आर एम इज द मीन रेडियस, आर एम इज द मीन रेडियस। मतलब नंबर ऑफ लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ को मैं 2 पाई आर लिख सकता हूँ। तो कई बार इसकी फील्ड इस फॉर्म में दी होती है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। ये टोरॉइड की फील्ड, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब ये मीन रेडियस क्या है कि मान लो ये टोरॉइड के कोर की इनर रेडियस है आर इनसाइड और आउटर रेडियस है आर आउटसाइड। तो इसका एक्सिस जिस रेडियस पे होगा ना, एक्सिस ये बीच वाला, ये जिस रेडियस पे होगा इसको मैं मीन रेडियस कह सकता हूँ। एंड मीन रेडियस इक्वल टू होता है आर इनसाइड, बिल्कुल बीच वाला, प्लस आर आउटसाइड बाई 2। कई बार आपको सिर्फ रेडियस ही दिया होगा तो आप उसी को मीन रेडियस मान लेना। कई बार आपको सवाल में इनसाइड और आउटसाइड का रेडियस दिया होगा तो आपको मीन रेडियस निकालनी पड़ेगी, आर इनसाइड प्लस आर आउटसाइड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड, है ना। तो इसके अंदर फील्ड कहाँ होती है? सिर्फ इसके कोर के अंदर, ना इनसाइड रीजन में ना आउटसाइड रीजन में, सिर्फ इसका जो कोर है उसके अंदर फील्ड होती है। और ऐसे ही सर्कुलर क्लोज लाइंस इस फील्ड की बनती है। तो ये सोलेनॉइड और टोरॉइड की फील्ड, कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है, म्यू नॉट एन आई ही है, बस मैं एन को लिख रहा हूँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ इज 2 पाई आर, है ना। अब एक चीज इन दोनों में काम आती है सोलेनॉइड टोरॉइड में, कई बार क्वेश्चन दिया जाता है, if core of solenoid and toroid, core of solenoid and toroid has a relative magnetic permeability, has a relative magnetic permeability mu r, मतलब म्यू नॉट के साथ साथ म्यू आर भी हो, तो सोलिनॉइड की फील्ड क्या हो जाएगी? म्यू नॉट को म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब फील्ड बढ़ जाती। म्यू आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, जैसे एप्सिलॉन आर होता था ना, वैसा ही म्यू आर होता है ना। आगे अपन एक टॉपिक में इसके बारे में जानेंगे भी कि होती क्या है। और जो टोरॉइड की फील्ड होगी ये भी क्या देगी? म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई आर है, तो ये भी हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई, है ना। मतलब अपने इस चैप्टर में जहां जहां म्यू आर आ गया तो म्यू नॉट को म्यू आर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर इनके कोर का कुछ रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी दिया हुआ है तो म्यू नॉट को म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोरॉइड की फील्ड में मैंने आपको कुछ भी नया नहीं सिखाया, बस मैंने आपको कहा कि स्मॉल एन को कई बार कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर लिखना पड़ता है, बस, ठीक है। और इसके अंदर बाहर हर जगह फील्ड जीरो होती है, सिर्फ इसके कोर रीजन में फील्ड होती है। सो सोलेनॉइड और टोरॉइड आर यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वेरी हाई वैल्यू। तो बहुत ही ज्यादा वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए टोरॉइड और सोलेनॉइड का सिस्टम यूज किया जाता है। जल्दी से नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सोलेनॉइड पे बेस्ड, बाकी तो वैल्यू रख के निकाल सकते हो, कोई बहुत भारी क्वेश्चन इससे नहीं आता है। मतलब सोलेनॉइड की फील्ड ना पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे ना
सोलेनॉइड काफी यूज करते हैं, जब अपन सेल्फ इंडक्टेंस में जाते हैं, ईएमआई में, हर जगह सोलेनॉइड काफी यूज करते हैं। मतलब मैंने आपको कहा ना कि कभी ऐसा दिया हुआ है कि सिलेंड्रिकल रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज द फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। और इस फील्ड को बहुत ही इजीली चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग द करंट। करंट इंक्रीज करते हैं, फील्ड लिनियरली इंक्रीज होती है, करंट डिक्रीज करेंगे, फील्ड लिनियरली करंट के साथ डिक्रीज होती है। इसीलिए ये फील्ड इंपॉर्टेंट है। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। यूजिंग copper wires of diameter d, using copper wires of diameter d, we make a long solenoid. We make a long solenoid and I current flows in it. I current flows in it. And I current flows in it. Find magnetic field inside the solenoid. सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। आपका आंसर ना इस फॉर्म में आएगा, म्यू नॉट एन आई में, आई म्यू नॉट आई पता है, एन आपको ऐसे नहीं दिया, तो आपको इसके बाद ब्रैकेट में क्या आना है वो लिखना है। यूजिंग कॉपर वायर्स ऑफ डायमीटर डी वी मेक अ लॉन्ग सोलिनॉइड एंड आई करंट फ्लोज इन इट, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। म्यू नॉट आई के साथ क्या नंबर, क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू होता है कोई वेरिएबल के टर्म में भी आ सकता है, वो आपको लिखना है। सॉल्व कीजिए और चैट बॉक्स। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं करना, स्मॉल एन की वैल्यू निकालनी है। टर्न डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, मान लो ये सोलिनॉइड के टर्न्स बना रहा हूँ मैं, ये उसके डिफरेंट डिफरेंट टर्न्स है, जो क्रॉस सेक्शन वाला डायग्राम था उसके अकॉर्डिंग, ऐसे बहुत सारे टर्न्स हैं। तो मान लो टोटल कैपिटल एन टर्न्स हुए, हर टर्न की विड्थ कितनी होगी, डी, उसकी डायमीटर कितना है, डी। तो लेंथ सॉफ्ट सोलिनॉइड क्या आ जाएगी, एन डी। लेंथ क्या आ जाएगी, एन डी। अगर मैं बोलूं जैसे एन टर्न्स है और हर टर्न डी विड्थ का है, तो लेंथ क्या आ जाएगी, एन डी। तो टर्न डेंसिटी क्या होगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एन डी अपॉन एन, सॉरी उल्टा लिखा ना, एन अपॉन एन डी आएगा, एन अपॉन एन डी। कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वन बाई डी, ये आएगा वन बाई डी। तो मतलब इसकी फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन डी। ऐसे करके अपन लिख सकते हैं। ठीक, सिंपल सा ये सोचना था। जब टर्न्स बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं, तो मान लो एन टर्न्स रखे हुए हैं, तो वो जो लेंथ फॉर्म कर रहे होंगे वो होंगे कैपिटल एन इंटू डी। तो पर यूनिट लेंथ टर्न क्या आएगा, कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एन। बस जल्दी से नोट कीजिए। आखिरी इसका करंट कैरिंग शीट की फील्ड, वो एससीबी का कोई क्वेश्चन भी है तो मैं उसी फॉर्म में बता दे रहा हूँ, और सॉल्व एग्जांपल में है एससीबी में, और कई बार थ्योरेटिकली पूछ भी लेते हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की फॉर्म में कर सकते हैं एम्पियर्स लॉ में, कि अपने पास ना एक थिन शीट है ना, अपने पास क्या है, थिन शीट है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट साइज की, विड्थ भी इनफाइनाइट है, लेंथ भी इनफाइनाइट है ना, और इस पूरी शीट में करंट जो है ये ऐसे अंदर की तरफ जा रही है। ऐसा दे रखा है कि लॉन्ग वायर्स का कॉम्बिनेशन जैसा मान, खूब सारे लॉन्ग वायर। तो ये क्या है, इनफाइनाइट शीट, और इसकी ना करंट कैसे दे रखी है, करंट पर यूनिट विड्थ दे रखी है, करंट पर यूनिट
width is equal to k एम्पियर पर मीटर। कितनी देखिए k एम्पियर पर मीटर, करंट पर यूनिट विड्थ। क्योंकि पूरी करंट तो दे ही नहीं सकते ना, इनफाइनाइट साइज की है, तो पर यूनिट विड्थ करंट दे रखी। तो आपसे पूछा है कि इस जनरल पॉइंट, मान लो इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे फील्ड क्या, पॉइंट है P, इस पॉइंट पे आपको फील्ड बताओ। तो सबसे पहले तो बेटा आपने को ये जानना है कि इस पॉइंट पे फील्ड होगी कैसी, मतलब किसी भी जगह पे। तो ये फील्ड ना आप ध्यान से देखना, मैं मानता हूं कि 2 वायर मान रहा हूं मैं इस सिस्टम की फील्ड निकालने के लिए। एक एक करके अपन देख लेते हैं नेट फील्ड क्या आएगी। अगर मान लो मैं ये 2 वायर मानू, है ना, कि इन दोनों वायर की वजह से वहां फील्ड बनेगी, तो ध्यान से देखिए, अगर इस वायर की फील्ड निकालूं तो इस वायर की फील्ड कुछ इस तरफ आएगी B, और इस वायर की फील्ड निकालूं तो इसकी फील्ड कुछ इस तरफ आएगी B। मैंने क्या किया, इससे सिमेट्रिकली 2 वायर लिए, लॉन्ग वायर्स के का कॉम्बिनेशन है ये, अगर तो मैंने सिमेट्रिकली 2 वायर लिए इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल एंगल पे, तो उन दोनों वायर की फील्ड ऐसे आएगी और बी नेट ऐसे बनेगी। ऐसे ही आप बेटा इसके दोनों तरफ ना एक एक करके जितने भी लोगे तो हमेशा 2-2 वायर का पेयर बनेगा। इस पॉइंट से इधर 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 हमेशा ऐसे 2-2 वायर लोगे ना ऐसे, तो नेट फील्ड हमेशा इधर की तरफ ही बनेगी। और ऐसे नीचे जाओगे, नीचे, तो नीचे आप सोच के देखना इस वाले पॉइंट पे, तो वैसे ही वापस 2-2 वायर का सम लोगे तो नेट फील्ड इस तरफ आएगी, नेट फील्ड इस तरफ। आप इसको वायर की फील्ड से भी निकाल सकते थे बिल्कुल, 2b cos थीटा करके, वहां से भी आ जाएगा, है ना। बट अपने को सारे वायर्स की फील्ड का सम निकालना, तो अपने को सिर्फ ये पता चला कि जो नेट फील्ड आती है वो शीट के पैरेलल आती है, ऐसा मतलब यहाँ भी शीट के पैरेलल और यहाँ भी शीट के पैरेलल। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल सॉलिनॉइड के जैसा ही प्रूफ है। मैं ना एक एम्पेरियन लूप मान रहा हूँ ऐसा, है ना, वही वापस A B C D A, ये एम्पेरियन लूप है। ये डायमेंशन कुछ L मान लो, और ये पॉइंट कुछ x ऊपर था, तो ये डिस्टेंस यहाँ से x मान लो, और ये डिस्टेंस भी यहाँ से x मान लो। ये एम्पेरियन लूप, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो आप कहोगे कि सर फील्ड हर जगह कहाँ थी, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब AD और BC पे तो B डॉट DL 0 आएगा ना, बचता क्या है AB पे और CD पे। और आपको ये भी पता है कि अगर ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस ऊपर नीचे हैं, इधर फील्ड अगर B इधर की तरफ है तो यहाँ पे फील्ड B नीचे की तरफ होगी, बाय सिमेट्री, है ना। क्यों, क्योंकि अगर x डिस्टेंस पे ऊपर भी x डिस्टेंस पे नीचे भी जाए तो फील्ड की वैल्यू इधर जैसी आएगी। हाँ, डायरेक्शन इधर राइट आएगी, इधर लेफ्ट। डायरेक्शन आप यहाँ से देख सकते हो, इसकी फील्ड इस तरफ और इसकी फील्ड इस तरफ, इनका सम इधर आएगा। देखो मैं B डॉट DL लिख रहा हूँ, लूप इंटीग्रेशन ABCDA पे B डॉट DL। तो आप कहोगे कि सर वो AB पे तो आएगा, इंटीग्रेशन B डॉट DL ऑन AB, BC पे 0 हो जाएगा, CD पे भी आएगा, B डॉट DL कहाँ पे, CD पे, और DA पे भी 0 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू B डॉट DL पे, B डॉट DL पे B और DL पैरेलल है, तो ये B इंटू L बन गया, प्लस CD पे भी B और DL पैरेलल है, तो ये भी B इंटू L बन गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इस लूप में कितनी करंट इनक्लोज है बेटा। अगर मैं कहूँ कि करंट पर यूनिट विड्थ L है तो इसकी विड्थ है कितनी, सॉरी K है, तो विड्थ है कितनी L, तो ये कितना आएगा K करंट पर यूनिट विड्थ इंटू विड्थ। तो बस L से L कैंसिल हुआ, और यहाँ से B की वैल्यू आती है म्यू नॉट K/2। कितनी आती है, म्यू नॉट K/2। सो इट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसी अगर शीट दी हुई हो तो इसके ऊपर और नीचे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट K/2, वेयर K इज करंट पर यूनिट विड्थ। बट सोचो ये सिस्टम बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसे इनफाइनाइट करंट शीट बनाना सिस्टम प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए ना
मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म निकालने के लिए अपन मोस्टली सोलेनॉइड से यूज करते हैं। वी ऑलवेज यूज सोलेनॉइड एज अ सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक तरीके से, इसको जल्दी से लिख लीजिए और अपन आज की क्लास यही फिनिश करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।